रहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी जॉयफुल, कॉम्बिनेशन होता है उसमें बहुत सारे जॉयफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, नॉट सो रीजन, कुछ ऐसे experiences बहुत अच्छे नहीं होते, एंड अ फ्यू fearful एक्सपीरियंसेस, और कुछ एक fearful एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं। स्टूडेंट के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे एक्सपीरियंस रहे वैसे ही आपके भी रहे या वैसे ही आपके फ्रेंड्स के भी हो। सभी लोगों के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। सम ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस आर यूनिवर्सल व्हाइल अदर्स आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल्स। तो कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जैसे हर इंसान को जब नई जगह कोई भी जाता है तो कुछ नॉर्मल चीजें हैं जो हर किसी के साथ होती हैं। एक्सपीरियंसेस तो कॉमन है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है कि कोई भी स्टूडेंट एक नए स्कूल में जाता है तो जो उसको प्रॉब्लम्स होती हैं, जो चीजें वो एक्सपीरियंस करता है वो हर जगह होती हैं। लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी भी होती है जो स्पेसिफिकली आप ही के साथ हुई होती है, वो सबके साथ नहीं होती, चाहे वो अच्छी हो या बुरे, ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में बी अ नाइटमेयर फॉर वन while it is essay writing that might terrified another। ऐसा हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट है जिसको मैथ्स में डर लगता है, उसको रात को सपने भी आते हैं, मैथ्स के आते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि जिसको ऐसे राइटिंग के लिए बोला जाए तो उसको डर लगे या घबराए वो। तो इसी तरह हर बच्चे के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो पेज नंबर 66 इज दिस। तो फन एक्सपीरियंस आपको शेयर करना है अपना, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आप नॉट श्योर हो, कोई ऐसा काम उसके बारे में आपको लिखना है, और कुछ चीजें जो आउटफुल थी उनके बारे में आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द चैप्टर द सी महात्माज मार्कशीट। यहाँ पे हम महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली हम लोग हमेशा उनके बारे में याद करते हैं, जब भी बात करते हैं तो देशभक्ति की बात आती है, हमेशा उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया ये सारी चीजें याद आती हैं। आज तक कभी हमने उनके मार्क्स या उनकी स्कूल परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस नहीं किया, है ना। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है, इसमें उनके स्कूल डेज को डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस तरह के स्टूडेंट थे, उनकी सोच कैसी थी, कौन से सब्जेक्ट्स उनके लाइक्स में आते थे और कौन से डिसलाइक्स में आते थे। ओके, और हम इन सारी चीजों से सीखेंगे कुछ ना कुछ अच्छा। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेटा whose mic is on, just mute your Punika, just mute your mic. Okay, why have you fared so badly in the exams? तो एक बात है ये कि क्यों आपने ऐसा एग्जाम में परफॉर्म किया। दीज मार्क्स आर जस्ट नॉट गुड, ये मार्क्स जो भी आप लेकर आए हो ये अच्छे नहीं हैं। हाउ ऑफन हैव यू बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ सच रिमार्क्स मेड बाय पेरेंट्स, टीचर्स और बोथ। तो कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पेरेंट्स ने, टीचर ने या फिर दोनों ने ही इस तरीके से आपके साथ बात की हो कि किस तरीके का काम किया तुमने, तुम्हें तो बहुत कुछ आता था फिर भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, ये मार्क्स अच्छे नहीं आए, है ना। बट देयर इज होप फॉर अस, पर यहाँ पे हमारे लिए एक उम्मीद है। फॉर वरंट मैनी फेमस पीपल वर मेडिक्योर स्टूडेंट्स इन स्कूल। तो हम क्या सोचते हैं यहाँ पे कि क्या कि जो हर एक इंसान जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, क्या वो स्कूल स्टूडेंट में भी इतना ही अच्छा फेमस था, इतना ही अच्छा था, क्या वो हमेशा अच्छे अच्छे मार्क्स ही लेते थे। तो ये एक आर्टिकल है महात्मा गांधी जी जब स्टूडेंट थे उस टाइम का। तो हम पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी जी कैसे थे। तो महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन ऑफ द 20th सेंचुरी। महात्मा गांधी जो है एक ऐसे इंसान थे 20th सेंचुरी में जिनसे बहुत सारे लोग प्रभावित थे, उनके काम से, उन्होंने जो भी वर्किंग किया इंडिया के लिए, उन सब चीजों से। बट व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट हैड ही बीन। पर बड़े होके तो वो फेमस हुए, उनको पब्लिसिटी मिली, सब लोग उनसे प्रेरित हुए, लेकिन क्या बचपन में भी वो ऐसे ही थे? Our curiosity in this regard is understandable and the answer can be found in his own autobiography। तो ये जो हमारी क्यूरियोसिटी है कि हम भी जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जी कैसे थे बचपन में। तो इस चीज को समझते हुए हमें इन क्वेश्चंस के आंसर जो है उन्हीं की एक ऑटोबायोग्राफी में मिले। उनकी ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, है ना, सच्चाई के साथ मेरे एक्सपेरिमेंट्स, है ना। एंड सम केयरफुली प्रिजर्व रिकॉर्ड्स ऑफ वन ऑफ द स्कूल्स इन विच ही स्टडीड। और कुछ रिकॉर्ड्स हमें मिले जहाँ पे बहुत सारे स्कूलों में से एक स्कूल में जहाँ पे वो रिकॉर्ड्स अभी भी संभाल के रखे गए थे, जिन स्कूलों में भी वो पढ़ रहे थे। ठीक है, गांधी जी
had changed many schools before the age of 10. उन्होंने 10 साल की उम्र से पहले बहुत सारे स्कूल चेंज किए थे. But spent 7 years in a high school in राजकोट. पर उन्होंने जो लंबा टाइम बिताया वो था राजकोट में, जहाँ पे उन्होंने हाई स्कूल किया. वहाँ पे उन्होंने 7 years स्पेंड किए एक ही स्कूल में. He tells us that he was certainly not regarded as a dunce. तो उन्होंने हमें बताया कि जब वो छोटे थे, मतलब उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जब वो छोटे थे तो वो एक ड्यूएंस नहीं थे. ड्यूएंस का मतलब होता है एक स्लो लर्नर, मतलब उनको चीजें जल्दी याद हो जाती थी, अच्छे थे वो पढ़ने में. His certificates of progress and character were never bad. उनके जो सर्टिफिकेट्स थे, उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, उसमें शो होती है प्रोग्रेस. प्रोग्रेस को देखते हुए और उनका जो करेक्टर्स था उससे रिलेटेड कुछ भी ऐसा नहीं था जो बुरा हो. कि इवन वन प्राइजेस एट द एंड ऑफ सेकंड स्टैंडर्ड एंड द स्कॉलरशिप इन क्लास 4th and 5th. उन्होंने सेकंड क्लास में, जब उन्होंने सेकंड स्टैंडर्ड पास आउट किया था तो उनको स्कॉलरशिप मिली थी, और 4th और 5th क्लास पास आउट होने के बाद, नहीं, सेकंड क्लास में उनको प्राइजेस मिले थे, और 4th और 5th क्लास पास आउट करने के बाद उन्होंने एक स्कॉलरशिप भी लिया था. ठीक है. एंड येट ही सेज विद कैरेक्टरिस्टिक्स modesty that that was not only due to luck and not merit. उन्होंने कहा कि ये जो उनके करेक्टर में, मतलब उनके बारे में जो ये सब बातें की जा रही है, या उनको जो भी उन्होंने प्राइजेस जीते या स्कॉलरशिप जीते, जो उनकी तारीफ हम लोग कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो करेक्टरिस्टिक मोडेस्टी था, मोडेस्टी होता है कि ये जो बिहेवियर था, ये जो चेंजेस थे, वो जो उन्होंने प्राइजेस जीते, या वो कैसे हुआ, वो उनका लक था, मेरिट नहीं था. सिर्फ मेरिट में अच्छे नंबर आते हैं तो किसी को भी स्कॉलरशिप मिलती है ना, तो उनकी मेरिट में भी ठीक थे नंबर, और साथ साथ उनकी लक ने भी उनका साथ दिया, उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया, तो उनको ये प्राइजेस और स्कॉलरशिप मिला. In the later years, however, his attendance became lax. और अगले कुछ सालों में उनकी जो अटेंडेंस थी वो काफी केयरलेस हो गई, मतलब उन्होंने स्कूल काफी कम टाइम अटेंड किया. अब मेयर 110 days आउट ऑफ 238 इन स्टैंडर्ड 3. थर्ड स्टैंडर्ड में उन्होंने सिर्फ 238 डेज में से सिर्फ 110 दिन, 110 इतने दिन ही उन्होंने स्कूल जो था वो अटेंड किया था. His marks in the annual examination normally averaged between 45% and 55%. और फॉर एग्जाम्पल ये बताया जा रहा है कि जैसे कि उनके मार्क्स एनुअल एग्जाम में वो सिर्फ 45% से 55% के बीच में ही थे. He was even made to repeat a year. यहाँ तक कि उनको एक साल भी रिपीट करना पड़ा था. Partially due to poor attendance. एक तो उनकी अटेंडेंस बहुत कम थी, और सेकंड थिंग क्या था, he had to attend to his sick father. उनको अपने बीमार पिता की देखभाल करनी थी, and his न्यूली वेडेड वाइफ, और उनकी अपनी जो न्यू वाइफ थी उसको भी उनको हेल्प करना था. He then became a serious student and got an overall score of 66.5%. और उसके बाद वो एक सीरियस स्टूडेंट बन गए, और उन्होंने अपनी परसेंटेज को इंक्रीज किया, जो कि 45 से 55 के बीच में थी, अब वो 66.5% तक लेकर गए. He could no longer be called a mediocre student. उनको ज्यादा टाइम तक ऐसा स्टूडेंट नहीं कहा गया जो कि स्लो प्रोग्रेस कर रहा हो. The matriculation exam saw him secure the 404th rank out of the 799 successful candidates. तो मैट्रिकुलेशन मतलब जब 10th का एग्जाम उन्होंने दिया, तो जब उन्होंने बोर्ड एग्जाम दिया तो उसमें 799 स्टूडेंट में से उन्होंने पास आउट किया था 404th रैंक पे. ठीक है. हिज मार्कशीट रेड, उनकी मार्कशीट में उनके मार्क्स कुछ इस तरह से थे. इंग्लिश में उनको 89 मार्क्स मिले थे 200 में से. गुजराती में 45.5 मार्क्स मिले थे 100 में से. मैथमेटिक्स में 59 मार्क्स ही हैज रिसीव्ड आउट ऑफ 175. और जनरल नॉलेज में 54 मार्क्स ही गॉट आउट ऑफ 150. तो यहाँ पे अगर देखें तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था उनका रिकॉर्ड, है ना. आफ्टर दैट सो मच ऑफ हिज एकेडमिक रिकॉर्ड्स, इसी तरह से बहुत सारे उनके और भी एकेडमिक रिकॉर्ड है जिनमें उनके मार्क्स शो हो रहे हैं. बट डिड ही कोप इक्वली वेल विद ऑल द सब्जेक्ट ही हैड टू स्टडी. क्या उन्होंने सभी सब्जेक्ट जिनको भी उन्होंने पढ़ा उन सबके साथ उन्होंने सक्सेसफुली सामना कर लिया उन सभी सब्जेक्ट्स का, उनको सभी इजी लगे. इन हिज ओन वर्ड्स, तो उनके अपने शब्दों में उनका कहना है, इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन मोस्ट सब्जेक्ट. इंग्लिश जो था, इंग्लिश लैंग्वेज, वो ज्यादातर सभी सब्जेक्ट्स में इंस्ट्रक्शन देने के काम आता था. फ्रॉम द फोर्थ स्टैंडर्ड से ही आई फाउंड माई सेल्फ कम्प्लीटली एट सी. मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं एक बड़े समुद्र में अकेला हूँ.
Geometry was a new subject in which I was not particularly strong. Geometry जो था एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मैं बहुत अच्छा नहीं था, एंड द इंग्लिश मीडियम मेड इट स्टिल मोर डिफिकल्ट फॉर मी। और मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था जिसकी वजह से मेरी मुश्किलें जो थी ज्योमेट्री के लिए वो और ज्यादा बढ़ रही थी। द टीचर टॉट द सब्जेक्ट वेरी वेल। टीचर तो बहुत अच्छे से पढ़ा पा रहे थे उस सब्जेक्ट को, बट आई कुड नॉट फॉलो हिम। पर मैं उनको फॉलो नहीं कर पाता था क्योंकि वो सारी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में देते थे। Often I would lose heart. अक्सर मेरा दिल घबरा जाता था एंड थिंक ऑफ गोइंग बैक टू द थर्ड स्टैंडर्ड। और मेरा मन करता था कि मैं वापस थर्ड स्टैंडर्ड में चले जाऊं क्योंकि वहां पे पढ़ाई इजी थी। When however with much effort I reached the 13th proportion of Illusid। तो फिर जब फाइनली मैं 13th प्रोपोर्शन पे पहुंचा इल्यूजिड की, ये क्या है, एक मैथ्स की इक्वेशन है जो नीचे डिस्क्राइब्ड है वर्ड मीनिंग्स में। एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने लिखा था, रोट हिज treatise on geometry around 300 BCE। लगभग 300 BCE में उन्होंने लिखा था ज्योमेट्री के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द 13 प्रोपोर्शन, इस प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, इफ अ स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगर एक सीधी लाइन के ऊपर रख दी जाए, देन इट मेक्स आइदर टू राइट एंगल्स और एंगल्स हुज सम इक्वल टू राइट एंगल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दो राइट एंगल बन जाएंगे या फिर इन दोनों को मिला के जो सम होगा वो राइट एंगल के इक्वल होगा। तो ऐसी ही एक इक्वेशन जो थी उन्होंने उस समय पढ़ी। द अटर सिंप्लिसिटी ऑफ द सब्जेक्ट वाज सडनली रिवील्ड टू मी। अब क्या था, जो एक सब्जेक्ट था जो कि इतना सिंपल था, लेकिन उनको क्या हो रहा था, उनको उससे डर लग रहा था। तो लेकिन अब उन्हें अचानक से ऐसा लगने लगा कि वो क्लोज हो रहे हैं उस सब्जेक्ट के, उनको समझ में आ रहा है। अ सब्जेक्ट विच ओनली रिक्वायर्ड अ प्योर एंड सिंपल यूज ऑफ वंस रीजनिंग पावर्स कुड नॉट बी डिफिकल्ट। तो वहां पे उनको समझ में आया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्योरली सिंपल है। एक इंसान के अंदर रीजनिंग पावर्स को ग्रो करना है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे रीजनिंग पावर्स जो है वो इम्प्रूव हो रही है किसी भी इंसान की। रीजनिंग पावर्स क्या होते हैं, जब आप मेंटल मैथ करते हो या रीजनिंग वाले जो सम्स करते हो ना, बुक्स में भी सॉल्व करते हो, तो रीजनिंग पावर्स क्या होता है, तो ऐसे वर्बली कैलकुलेशन करना। तो रीजनिंग पावर्स को जो हमारे रीजनिंग पावर को इंक्रीज कर रहा है, तो वो सब्जेक्ट जो है वो डिफिकल्ट नहीं हो सकता, वो इजी होगा, है ना। एवर सिंस दैट टाइम ज्योमेट्री हैज बीन बोथ इजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर मी। और उस टाइम मुझे जब ज्योमेट्री समझ में आने लग गई थी तो मुझे वो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग लगने लग गया। लेकिन संस्कृत प्रूव्ड अ हार्डर टास्क। अब संस्कृत उनको मुश्किल लग रही थी। इन ज्योमेट्री देयर वाज नथिंग टू मेमोराइज। उनका कहना था कि ज्योमेट्री में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो याद रखना पड़े, वो तो सिंपल कैलकुलेशन है, जो भी इक्वेशन सामने आएगी उसको आप सोचो और सॉल्व कर दो, कुछ भी याद नहीं करना है। Whereas in Sanskrit I thought everything had to be learned by heart। जबकि संस्कृत में तो हर चीज अपने दिल से याद करनी पड़ती है तभी आती है ना। आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम होता है ना संस्कृत में। सो सेम एज उनको ये वाली प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। डिड द फ्रेल बट काइल गांधी एंजॉय फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। तो अब अगर इन सब्जेक्ट्स के बाहर की बात करें तो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलम एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें क्या आपको लगता है कि एक दुबला पतला इंसान जो कि एक्टिव तो है लेकिन उसको फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में उसने कभी इंटरेस्ट लिया होगा? तो फिर इसका आंसर अब फाइंड आउट करते हैं। इन द हायर क्लासेस, अपनी हायर क्लासेस में, द हेडमास्टर ऑफ हिज स्कूल हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज। तो उनके जो स्कूल के हेडमास्टर थे उन्होंने कंपल्सरी कर दिया था क्रिकेट और जिम्नास्टिक बॉयज के लिए। बट गांधी जी डिसलाइक बोथ। पर गांधी जी को ये दोनों ही पसंद नहीं थे। ही नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज। उन्होंने कभी भी किसी भी एक्सरसाइज में पार्ट नहीं लिया। क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी। मतलब जब तक वो कंपल्सरी नहीं हो गए तब तक उन्होंने कभी नहीं इंटरेस्ट लिया, क्योंकि उन्होंने कभी चाहा ही नहीं खेलना। माई शाइनेस, ही सेज, उन्होंने कहा शायद इसके पीछे मेरी शाइनेस थी कि मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, मैं शाई हूँ, इसलिए वाज वन ऑफ द रीजन फॉर दिस अलोफनेस। यही शायद एक रीजन है जिसकी वजह से मैं सबके साथ मिलके कुछ नहीं कर पाया और अवे रहा, सबसे अवे फ्रॉम अदर पीपल। तो हम हमेशा सबसे दूर रहा, क्योंकि कोई भी गेम खेलते हैं तो आपको एक टीम में सबके क्लोज होना होता है, लेकिन अगर आप हेजिटेट करते हो तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जो कि अब मैं सोचता हूँ कि वाकई में मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट
जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन। मेरे मन में एक गलत ख्याल था, मेरा सोचना ये था कि जो जिम्नास्टिक है उसका कोई मायने नहीं है, अगर हम एजुकेशन ले रहे हैं, हमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई उसके लिए जरूरी है, जिम्नास्टिक में हम क्या सीखेंगे। Today I know that physical training should have as much place in the curriculum as mental training. पर आज मुझे देखूं तो समझ में आता है कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो कितनी इम्पोर्टेंट है मेंटल ट्रेनिंग के साथ साथ, है ना। मेंटल ट्रेनिंग पढ़ाई में हम करते हैं और फिजिकल ट्रेनिंग गेम्स में करते हैं, तो कितना जरूरी है किसी का एक्टिव होना गेम्स में भी। So another regret that Gandhi ji felt in later years was about the neglect of handwriting. ये मैं आप सब लोगों को भी बोलूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, देखो उनको कितना कुछ फेस करना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि एक और रिग्रेट, एक और पछतावा था गांधी जी के मन में। गांधी जी के मन में ये था पछतावा कि उन्होंने कभी भी हैंड राइटिंग को इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, हमेशा निग्लेक्ट किया था। उनको लगता था मुझे आता तो है सब कुछ, कोई बात नहीं, जैसा लिख देता हूँ टीचर चेक कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसी भी हैंड राइटिंग हो। इवन अंटिल हिज डेज इन इंग्लैंड, यहाँ तक कि जब वो हायर स्टडीज के लिए इंग्लैंड में गए, ही हैड पेड लिटिल अटेंशन टू हिज राइटिंग, तो उन्होंने थोड़ा सा ध्यान अपनी हैंड राइटिंग में दिया। बट लेटर when he saw in South Africa the beautiful handwriting of lawyers and young men born and educated there, he repented of his neglect. पर जब वो वापस आगे साउथ अफ्रीका में गए तो जहाँ वहां पे जाके उन्होंने देखा कि जो लोग हाईली एजुकेटेड है उनकी हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, जो शुरू से ही उन्होंने अच्छी एजुकेशन ली है, वहीं पे पले बड़े हैं, वो लोग अपनी राइटिंग पे कितना ध्यान देते हैं। वो लॉयर्स, क्योंकि वो लॉयर ही बनने के लिए गए थे ना साउथ अफ्रीका में, बैरिस्टर बने थे, तो वहां पे जब उन्होंने एजुकेशन लिया तो उन्होंने देखा, उन्होंने ये अपनी जो निग्लेक्शन था उनका, उनको उस समय उन्होंने नोटिस किया कि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया अपनी एजुकेशन की तरफ, लेकिन ये मेरी गलती थी। क्विट हिम, और उसके बाद उन्होंने खुद से कमेंट क्या किया है, आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन। तो वहां जाकर उनको ये पता चला कि जो बैड हैंड राइटिंग होती है वो एक साइन होता है कि आपको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली है। आपकी राइटिंग से पता चलता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, कितने अच्छे स्कूल में पढ़े हो, या कितने अच्छे नॉलेज रखते हो, है ना। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड, तो वो बोलते हैं कि अब मैं जब बैरिस्टर की स्टडी कर रहा था तब मैंने कोशिश भी किया कि मैं इम्प्रूव करूं, बट इट वॉज टू लेट, पर तब बहुत देर हो चुकी थी, उस समय मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता था। आई कुड नेवर रिपेयर द निग्लेक्ट ऑफ माई यूथ, मैं कभी भी रिपेयर नहीं कर पाया जो भी मैंने बचपन में गलतियां की हैं, उनको कभी भी उनकी भरपाई नहीं कर पाया, क्योंकि बाद में जब कोई भी इंसान अपने प्रोफेशन में चला जाता है, अब मान लीजिए आप बड़े होकर डॉक्टर बन गए, आप डॉक्टर बन के आप अपनी राइटिंग थोड़ी ना इम्प्रूव कर सकते हो, फिर तो जैसी होती है वैसी ही होती है राइटिंग। उस समय आप राइटिंग बुक लेकर बैठोगे, राइटिंग इम्प्रूव करोगे, या बार बार डेली राइटिंग करोगे 1 पेज, ऐसा टाइम ही नहीं होता, है ना, तो फिर आप कर नहीं पाते हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी गलतियां मैंने बचपन में की थी मैं उनको कभी सुधार नहीं पाया। लेट एवरी यंग मैन एंड वुमेन बी वार्न्ड बाय माय एग्जांपल, तो वो बोलते हैं कि चलो अब हर इंसान, चाहे वो आदमी हो औरत हो, सबको मैं ये वार्न करता हूँ, मेरे से सीखो, मैंने जो गलती की है वो आप मत करो, एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंड राइटिंग इज नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। और इस चीज को समझो कि अच्छी हैंड राइटिंग जो है वो एक जरूरी पार्ट होता है एजुकेशन का। आज हम फील नहीं करते, लेकिन आगे जब हम हायर स्टडीज करेंगे तब हमें ये फील होता है कि हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है। सो वी मस्ट पे अटेंशन टुवर्ड आवर हैंड राइटिंग, ओके। डिस्पाइट his rather ordinary performance in examination, Gandhiji's middle school teacher marked his conduct as very good. अब गांधी जी जो थे उन्होंने एग्जाम्स में बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी सा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब मिडिल स्कूल में वो थे तो टीचर ने उनको वेरी गुड कंडक्ट किया। The record also provide glimpses of some of the writing that Gandhiji did in his English papers. जो रिकॉर्ड है अभी भी वो रखे गए हैं ये देखने के लिए कि जो गांधी जी हैं उन्होंने अपने पेपर, इंग्लिश के पेपर में किस तरीके से लिखा था। Perhaps an essay, वो शायद एक ऐसे था जहाँ जो उनको इंग्लिश के पेपर में लिखना था, that he wrote in about 40 lines, जिसके ऊपर उन्होंने 40 lines लिखी थी, on the advantages of a cheerful disposition.
तो एनकरेज हिम टू बिकम ओके। उस समय उन्होंने एक ऐसे लिखना था जिसमें था एडवांटेजेस ऑफ अ चेयरफुल डिस्पोजिशन, यानी नेचुरल क्वालिटी ऑफ वंस करेक्टर। इस टॉपिक पे उनको एक ऐसे लिखना था जिसमें उन्होंने 40 लाइंस लिखी, और शायद उस समय ही उनके मन में वो एनकरेज हो गए थे, उन्होंने अपने आप को एनकरेज कर लिया था टू बिकम दैट रेयर पॉलिटिशियन हु वाज नेवर नोन टू हैव लॉस्ट हिज टेम्पर। तो उसी टाइम पे वो समझ गए थे कि उनको उनके अंदर क्या क्वालिटीज उनको और लानी पड़ चाहिए, और शायद तभी उन्होंने एक पॉलिटिशियन बनने का फैसला भी किया होगा, और उन्होंने एज एन पॉलिटिशियन कभी भी अपना टेम्पर लॉस नहीं किया, मीन्स कभी भी अपने ऊपर गुस्से को हावी नहीं होने दिया, हमेशा इस बात का ध्यान रखा। For 25 marks he had been asked to paraphrase a poem। फिर 25 मार्क्स में उनको एक टेस्ट उनका लिया गया था जिसमें उनको बोला गया था कि एक पोइम थी जिसको उनको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना था, है ना, जो पोइट की वर्ड्स है उसको एक्सप्लेन करना था अपने वर्ड्स में। तो वहां पे एक ऐसी पोइम थी वो जो कि डिस्क्राइब की गई थी जिसमें ये डिस्क्रिप्शन था कि जीसस जो थे कैसे उन्होंने अपने आप को रिवेल किया था ओनली टू पुअर पीजेंट, अपने आप को पुअर पीजेंट के बारे में, पुअर पीजेंट यानी गरीब किसान, नॉट टू द रिच मैन हुज चैरियट वेंट व्हिर्लिंग फास्ट। तो पुराने टाइम की एक कहानी थी जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड जिसमें उन्होंने पुअर पीजेंट को हेल्प किया था बजाय इसके कि अमीर आदमी को मदद करे। तो उसी टॉपिक पे ऐसी एक पोइम थी कुछ जिसको उन्होंने अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया था। माइट नॉट दिस एक्सरसाइज हैव स्ट्रॉक्ड एन अर्ली अवेयरनेस ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड इनजस्टिस। शायद यही वो टाइम था या नहीं था, मतलब ऐसी एक चीज जो जो आज तक उन्होंने रियलाइज नहीं की थी वो इस पोइम के जरिए उन्होंने कर ली थी कि किस तरह से उन्होंने मतलब उस टाइम पे वो अवेयर हो गए थे कि कैसे लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। एक्सप्लॉइट क्या होता है? यूजिंग पीपल अनफेयरली फॉर वंस ऑन प्रॉफिट, अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों के साथ गलत बिहेव करना, है ना। तो एक्सप्लॉइट हो रहे थे। और इनजस्टिस क्या होता है? अन्याय, कैसे लोगों के साथ अन्याय हो रहा था। तो ये चीज शायद उसी टाइम पे उनको समझ में आई थी कि कैसे अमीर लोग हैं जो गरीब लोगों के ऊपर हावी हो जाते हैं और उनको हार्म करते हैं। ठीक है, तो सच आर द रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू अ स्टूडेंट हु लेटर exerted an influence on countless Indians and turned ordinary teachers, lawyers, clerks, and the like into nationalists with heroism and a spirit of self-sacrifice। तो फिर ऐसे जो जो रिकॉर्ड थे उनसे रिलेटेड जब वो स्टूडेंट थे, ये रिकॉर्ड्स उनके हमने तब के देखे जब वो एक स्टूडेंट थे, लेकिन लेटर बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रभावित कर दिया सभी लोगों को, इन्फ्लुएंस, सभी लोग उनसे प्रभावित हुए। कैसे? काउंटलेस इंडियंस को उन्होंने टर्न कर दिया, जब ऑर्डिनरी टीचर्स को, लॉयर्स को, क्लर्क्स को और बहुत सारे जो लोग थे उनको उन्होंने नेशनलिस्ट बना दिया जिनके अंदर हीरोइज्म पावर्स थी और स्पिरिट थी उनके अंदर सेल्फ सेक्रीफाइस करने की, यानी आत्मसमर्पण की भावना उन्होंने सबके अंदर डाल दी थी। इट हैज बीन सेड दैट गांधी जी कुड विद फैशन हीरोज आउट ऑफ कॉमन क्ले। ये कहा जाता है कि जो गांधी जी थे उन्होंने, फैशन होता है टू शेप, किसी को शेप देना, तो हीरोज बनाए उन्होंने मिट्टी से, यानी कि कुछ भी नहीं होता इंसान, लेकिन उन्होंने इंसान के अंदर ऐसी नॉलेज डाली कि वो कुछ कर दिखाया अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, है ना। तो इस तरह का काम उन्होंने किया कि वो उन्होंने लोगों को शेप किया, उनके दिमाग को शेप किया, उनके मन को शेप किया, उनको शेप किया कि वो अपने देश के लिए कुछ करें। His first and undoubtedly the most successful experiment was with himself। उनका सबसे पहला और बिना संदेह के ये भी कहा जा सकता है कि उनका मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट जो था वो उनका अपने साथ ही था। मतलब उन्होंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, अपने आप को सुधारा, तो अपने आप को सुधारते सुधारते और लोग भी उनके बताए हुए रास्ते पे चलने लगे। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो आप लोगों ने देखा कि कैसे गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा कि वो बचपन में कैसे थे, कैसे कैसे उन्होंने किस किस सब्जेक्ट के साथ उनको प्रॉब्लम आई, कैसे कैसे उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को फेस किया। ये वाली जो एक्सपीरियंसेस हैं ये नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स के साथ होते हैं, है ना। ये होता है कि किसी को इंग्लिश अच्छा लग रहा है, किसी को हिंदी अच्छा लग रहा है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को डर लग रहा है उसी सब्जेक्ट से। तो सब लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं।
लेकिन जो भी एक्सपीरियंसेस है उनसे हमें सीखना चाहिए कि हमें डर पे जीत हासिल करना होता है, कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। जैसे उन्होंने ज्योमेट्री को समझा ना, जब उन्होंने समझा तभी उनको पता चला कि ज्योमेट्री जो है वो सिंपल रीजनिंग है, जो एक इंसान को रटने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सोच समझ के चीजों को रिप्लाई कर पाए। तो ऐसी एबिलिटीज हमें अपने अंदर लानी चाहिए कि हमें डरना नहीं चाहिए, किसी भी चीज से मुकाबला करना चाहिए, समझना चाहिए बारीकी से उस चीज को, so that we can get the success in our life and become something। ठीक है, आई होप इस चैप्टर को रीड करने के बाद जिन लोगों की भी राइटिंग अच्छी नहीं है, दे विल पे अटेंशन टुवर्ड देयर हैंड राइटिंग, है ना। फाइन, नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, चूज द करेक्ट ऑप्शन। गांधीजी's matriculation marksheet show that his weakest area was, उनका सबसे वीकेस्ट एरिया क्या था मेट्रिकुलेशन में? मैथमेटिक्स। ओके, उनको ज्योमेट्री मुश्किल लगता था ना, तो वो मैथमेटिक्स हो गया। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, वन ऑफ द रीजन व्हाई ही केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल वाज हिज, क्या था? shyness. यस, दैट्स राइट, दिस इज शाइनेस। Okay, after that there are no question answers in the chapter, but there are some things which are important and we have to learn them. We have to fill in the book neatly so that later you can learn them. Okay, so we will discuss one by one. First thing, complete the following sentences on the basis of the text. Okay, first thing is the two sources of information regarding Gandhiji's school days. उनके स्कूल डेज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मिली हमें, वो क्या थी, कहाँ से मिली? टू सोर्सेस कौन से थे जहां से हमें मिली? फर्स्ट वन, उनकी ऑटोबायोग्राफी जिसका नेम था माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, और सेकंड कुछ रिजर्व रिकॉर्ड्स थे जो जहां जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई किया उस स्कूल में वो अभी भी प्रिजर्व करके रखे गए थे, इसलिए वो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि वो एक्चुअल में थे कैसे पढ़ाई में। ठीक है, आफ्टर दैट इन सेकेंड पॉइंट, द डिफिकल्टीज दैट ही फेस्ड विद स्टडीज वर, कौन कौन सी डिफिकल्टीज जो थी उनको फेस करनी पड़ी? फर्स्ट वन, इंग्लिश मीडियम में थे जो कि उनके लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल था। सेकेंड थिंग, ज्योमेट्री में उनको प्रॉब्लम था। और थर्ड थिंग, संस्कृत, उनको लग रहा था कि वो ज्योमेट्री से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज्योमेट्री में चीजों को समझना होता है, रटना नहीं होता, लेकिन संस्कृत में श्लोक्स वगैरह रटने पड़ते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट, ही नेग्लेक्टेड एक्सरसाइज एंड गेम्स बिकॉज, क्यों वो निग्लेक्ट करते थे? क्योंकि वो शाई थे और वो अपने आप को दूसरों से अलग रखते थे, उनको मिक्सअप होना अच्छा नहीं लगता था। और दूसरी बात, उनका मानना ये था कि जो जिम्नास्टिक है उसका एजुकेशन से क्या रिलेशन है, एजुकेशन अलग है और खेलकूद अलग है, तो वो वहां पे पढ़ने गए थे तो उन्हें पढ़ना ही था सिर्फ, तो उनके मन में ये था कि उसकी गेम्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। Okay, after that fourth point, in fourth point you can say the regrets that he had about his school days were। अब regret होता है पछतावा, कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पे उनको पछतावा था? एक तो उन्होंने हैंड राइटिंग को निग्लेक्ट किया और दूसरा गेम में कभी भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, है ना। गेम्स को कभी भी उन्होंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था जितना देना चाहिए, और सेकंड उन्होंने हैंड राइटिंग पे कभी भी वर्क नहीं किया। After that, fifth point, an outstanding characteristics of Gandhiji as a politician was। कौन से ऐसे characteristic थे गांधी जी में जो जब वो politician थे? So that he could fashion heroes out of common clay, यानी उन्होंने हीरोइज्म लोगों के अंदर डाली, मतलब कॉमन क्ले यानी एक साधारण इंसान को उन्होंने एक हीरो बना दिया, एक देशभक्त बना दिया जिसने देश के लिए अपनी जान तक दी। ठीक है, आफ्टर दैट सिक्स पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम लीडिंग द फ्रीडम मूवमेंट गांधी जी ऑल्सो, है ना, फ्रीडम मूवमेंट्स तो उन्होंने चलाई, लेकिन उसके साथ साथ और गांधी जी ने क्या किया? उन्होंने फाइट किया किसके अगेंस्ट? एक्सप्लॉयटेशन एंड इनजस्टिस, है ना, जो लोगों के साथ भेदभाव होता है, यानी कि जो अमीर गरीब का भेदभाव है, या जो लोग मिसयूज करते हैं दूसरों को, है ना, इस तरह से, और उनके साथ अन्याय होता हुआ देखकर उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई की लोगों के हक के लिए। आफ्टर दैट सेवेंथ पॉइंट, गांधी जी इन्फ्लुएंस्ड काउंटलेस इंडियंस टू, उन्होंने कैसे प्रभावित किया थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को, काउंटलेस इंडियंस को, became nationalist with heroism
एंड अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। उन्होंने लोगों को ऐसे तैयार किया कि उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना हो गई और वो एक हीरोइज्म, उनके अंदर देशभक्ति आ गई और उन्होंने अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया देश की सेवा के लिए। क्लियर? Okay, so this was the chapter, and in copy there is no need to do the question answers because there are no question answers. Lastly, we will not do. Okay, fine. Now it's time for the discussion. So you can ask me if you want to ask anything one by one by raising your hands up. Okay, Sakshi, tell me, beta, what do you want to ask? Ma'am, we will do hard words and word meanings in notebook. Yes, about the author also. Okay, ma'am. Okay, but you have to learn these exercises. Second question, you have to learn the whole. Okay, because in the question answer form they can come. Okay, so you have to learn that. I have sent you the answers. You have to fill the book neatly, and after that you have to learn all the things. Okay, any other query related to this chapter or the previous chapters? Yes, Kunika? No, ma'am, same question. ओके ओके ओके, फाइन। सभी लोग एक बार देख लीजिए, अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बोल सकते हैं। No one has the question. Okay, then can I ask? Can I ask some questions? Fine. My first question is from Garima. Garima, can you tell me in which standard he won the prize? Can you tell me, beta, in which standard Mahatma Gandhi won the prize after the annual performance? ओके रितु, आप बताइए। अभी हमने पढ़ा था इन विच स्टैंडर्ड ही गॉट द प्राइज, ही वन द प्राइज फ्रॉम स्कूल। बेटा आई एम नॉट गेटिंग यू, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस, इन सेकंड स्टैंडर्ड। ओके okay, in second standard he won the prize. Okay, Gauravi, can you tell me in which standard he received the scholarship? Gauravi, in which standard Mahatma Gandhi received the scholarship? I think there is an issue of network. No issues. If anyone listens me, then you can raise your hand if you are. Okay, I think there is an error in network. Okay, Nehal, are you getting me? Yes, ma'am. Yes, beta, tell me the answer. In which standard Ma'am, he fourth received? and fifth. Very good. In fourth and fifth standard. That's right. Okay, good. Okay, Harshita, can you tell me
which subject is most difficult for him? And geometry was more difficult from him. Okay, but at the end he was, Sanskrit was. yes, Sanskrit was there, in which he found the difficulty to learn. Okay, Yes, ma'am. that's right. Okay, Chabi, can you tell me? Uh, the headmaster of the school has made something compulsory for the boys. Can you tell me what was that? Chabi? Ma'am, can I tell Yes, sports, मैम आपकी क्लियर cricket, वॉइस and नहीं आ रही है। better due to network there is an error. No issues. I got gymnastic and cricket. वो compulsory कर दिया गया था boys के लिए. Okay. Okay. Fine. Okay, Yogyata, just tell me. Can you tell me on which topic he has to write an essay? On which topic Mahatma Gandhi has to write an essay? There he has written 40 lines on that. Can you name the topic? You don't know? Advantages of a cheerful disposition. Okay. After that, okay, Shantanu, just tell me, who is the writer of this chapter? मैम रामाचंद्र Ramachandra Guha. Okay, G-U-H-A Guha. Fine. So students, एक चीज फिर से कि अपनी हैंड राइटिंग को बहुत अच्छा कर लीजिए सभी लोग, क्योंकि अभी हम नहीं समझते, लेकिन बाद में हम सबको प्रॉब्लम आती है हैंड राइटिंग से रिलेटेड. ठीक है. सो इज देयर एनी क्वेरी? ओनली 1 मिनट इज लेफ्ट. अगर आपको कुछ भी इस चैप्टर में क्लियर नहीं है और आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. कुणाल, बेटा आपको समझ में आ गया चैप्टर? है आपको चैप्टर? ओके, तो आप मुझे रिप्लाई कीजिए. Okay, can you name 2 places where Mahatma Gandhi has gone for studies, for higher studies? Can you name 2 places? Okay, Abhishek, आप बताइए. आप ध्यान से सुना करो कुणाल. Can you repeat again? Ma'am, England and South Africa.